हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट नंबर 3। आज हमें इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक हमारे डिस्कस होने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे यहाँ पर, वो हमें सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में समझना है कि ओम्स लॉ क्या होता है और ओम्स लॉ को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, रेजिस्टर्स किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। और उसके बाद ओम्स लॉ का ही हम लोग V और I का ग्राफ पढ़ेंगे, यानी ग्राफ बिटवीन V एंड I। और देन ओम्स लॉ से रिलेटेड जो भी हमारे पास अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, हम उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि कौन से टॉपिक्स हम लोगों को स्पेशली डिस्कशन करने हैं। तो जो टॉपिक्स आज डिस्कशन होने वाले हैं वो खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसी से रिलेटेड आप लोगों को आगे V और I ग्राफ के बाद पैरेलल्स और रेजिस्टर सीरीज वाले क्वेश्चन भी समझाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग अपने सबसे पहले ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। ओम्स लॉ है स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि ओम्स लॉ जो बताया जाता है वो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस I और V के बीच में एक रिलेशन है जिसे आप ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि करंट दैट फ्लोज थ्रू मोस्ट कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू इट। ओम्स लॉ में कहा गया है कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें आने वाले वोल्टेज का, यानी आपने उस कंडक्टर में कितने वोल्टेज अप्लाई किए हैं उसके अंदर जो भी करंट की वैल्यू होगी वो करंट की वैल्यू और वोल्टेज एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जॉर्ज साइमन ओम, अ जर्मन फिजिस्ट, कैन द फर्स्ट टू वेरीफाई ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली। और हमारे ये पहले साइंटिस्ट हैं साइमन ओम, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल के जरिए से ओम्स लॉ को वेरीफाई करके बताया। हम भी ओम्स लॉ को वेरीफाई करेंगे, समझेंगे कि ओम्स लॉ किस तरीके से V और I के रिलेशनशिप को समझाता है। Ohm's law states that voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical conditions and temperature remains constant। अगर उसके अंदर टेम्परेचर्स या कोई भी फिजिकल कंडीशंस अगर कांस्टेंट है तो उस कंडीशंस में, उस वे में कि करंट का और वोल्टेज का यानी कि PD का आपस में क्या रिलेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर A से B, जैसे ये A से B एक कंडक्टर है, ये क्या है, A से B एक कंडक्टर है और इस A से B को एक वोल्टामीटर से ज्वाइन किया गया है, क्योंकि वोल्टामीटर इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस लगाया जाता है। और इस कंडक्टर के, जो ये आप कंडक्टर देख रहे हैं, इस कंडक्टर के दोनों एंड से एक वायर को ज्वाइन किया गया है, दोनों एंड से, और उस वायर के साथ आपने एक सेल लगाई हुई है, एक बैटरी लगाई हुई है। मान लेते हैं कि ये V वोल्ट की एक बैटरी इसके अंदर अटैच की गई है। अगर V वोल्ट की बैटरी अटैच करी गई है तो A से B तक जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में जो वोल्टेज होंगे वो कितने होंगे, यानी उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा। अब आप मान लीजिए कि अगर आपने इस कंडक्टर के अंदर V वोल्ट की एक बैटरी लगाई हुई है तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगना शुरू होगी, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मूवमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही आप करंट कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इस कंडक्टर का ये कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि हमने माना कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मूव करेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मूव कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मूव करेंगे उतना ही चार्ज फ्लो करेगा।
और कितने टाइम में फ्लो करता है उसी को आपने करंट कहा था कि जो चार्ज फ्लो करता है, यानी कि जो करंट की वैल्यू होती है I बराबर वो होती है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में और उस चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लग रहा है, उसे आप T से डिनोट करते हैं। अब अगर आप मान लीजिए कि मैंने क्या करा, मैंने इस वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, जैसे ही मैं यहाँ पर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करूंगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली जो फोर्स होगी वो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर जो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का भी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी अब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अब सपोज आप मान लीजिए कि इसके अंदर पहले वोल्टेज आ रहे थे V, तो फिर इस कंडक्टर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, मानते हैं वो I करंट प्रोड्यूस हो रहा था। आपने क्या करा, आपने इस के अंदर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो फोर्स है वो भी ज्यादा लगेगी और T टाइम के अंदर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो भी ज्यादा करेंगे, तो इसके अंदर जो करंट की कैपेसिटी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं सपोज करता हूं कि मैंने वोल्टेज को 2 वोल्ट कर दिया, यानी वोल्टेज की इंटेंसिटी को बढ़ाकर 2 वोल्ट कर दिया, तो इसके अंदर जो करंट है वो भी कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस कंडक्टर के अंदर अगर 2 वोल्टेज आ रहे होंगे तो उसके अंदर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी। इससे ये बात साफ क्लियर हो रही है कि यदि आप किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं तो V बराबर हो जाएगा R इंटू I। जब भी हम किसी कांस्टेंट को हटाकर इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमें कुछ उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना होता है। तो ये जो R है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ही हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इससे साफ ये पिक्चर आप लोगों को क्लियर हो गई कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया जाता है तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उस पर लगने वाली फोर्स भी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब कि उस कंडक्टर के अंदर जो करंट की वैल्यू होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अगर मैं 2 वोल्ट लगा रहा हूं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो करंट आ रहा है वो भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इस बात को एक्सप्लेन किया गया है ओम्स लॉ के, और इसी को एक्सपेरिमेंट के जरिए से हमारे साइमन ओम्स ने बताया था। इसे आप ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ का जो एक्चुअल में रिलेशन है रेजिस्टेंस से, वो रेजिस्टेंस बराबर क्या है, वो रेजिस्टेंस बराबर होता है V अपॉन I। V का मतलब है कि इस कंडक्टर में जितने भी वोल्टेज आ रहे हैं और उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उनका जो रेशियो होगा वही रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट होता है। सभी कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम कांस्टेंट होगा ये हम नहीं कह सकते। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग यूज करोगे तो सबका अपना रेजिस्टेंस कांस्टेंट कहलाता है। मान लीजिए कि कॉपर वायर है और इसका रेजिस्टेंस कुछ आ रहा है, अगर आप इस कॉपर वायर की जगह पर आयरन वायर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कंडक्टर के नेचर पे, कंडक्टर के मटेरियल वगैरह पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये है हमारा ओम्स लॉ, जिसको मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर किया। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। वेयर कहता है R इज कांस्टेंट
कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो भी कुछ मैंने बात यहाँ समझाई हुई है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी है, आप उसकी लैंग्वेज को भी समझ लिए। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर, वो डिपेंड करेगा कि आपने जो रेजिस्टर्स यानी कि कंडक्टर यूज किया है उसका नेचर कैसा है। कंडक्टर का नेचर अलग अलग होगा तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अलग अलग होगी। उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द पीडी अक्रॉस इट्स एंड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी उसके अंदर कितना पीडी आ रहा है और उस पीडी के अकॉर्डिंग उस कंडक्टर के अंदर करंट की स्ट्रेंथ क्या है। जो भी करंट की स्ट्रेंथ है उसी को आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इनफैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मींस द ऑब्स्ट्रक्शन। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या है कि रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर पर जब रेजिस्टेंस लगता है तो उसका मतलब है कि उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कराना। अब किसी कंडक्टर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा और किसी कंडक्टर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा। जैसे आप कहते हैं गुड कंडक्टर्स, तो गुड कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस का ऑब्स्ट्रक्शन है वो कम होता है, तो इसीलिए गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर ईजिली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर देते हैं और रेजिस्टेंस का ऑब्स्ट्रक्शन कम होता है। दूसरी तरफ देखोगे आप तो ऑन द अदर हैंड मटेरियल विच हैज ए हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ बैड कंडक्टर और एन इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है यानी जिनके अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाते उनका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है और ऐसे कंडक्टर्स को आप इंसुलेटर के नाम से जानते हैं, यानी वो बैड कंडक्टर्स कहलाते हैं। बट इट शुड बी रिमेंबर दैट, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इवन ए वेरी गुड कंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस। कोई भी कंडक्टर गुड होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन जरूर आता है। जिस रेजिस्टेंस को जो गुड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने पर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है उसे आप नेग्लिजिबल वैल्यू मानते हैं, यानी आप ये कहते हैं कि जो गुड कंडक्टर्स हैं उसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। तो इस तरीके से आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम लोग ओम्स लॉ में जो क्लैरिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो V और I का एक रिलेशन समझ रहे हैं कि V और I का क्या रिलेशन है। V और I एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट करते हैं। आगे आप यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 3 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा रखी है जिसमें 0.5 एम्पियर का करंट आ रहा है। ये हमने एक एज्यूम कर रखा है, एक्चुअल में कितना करंट आ रहा होगा ये इसको लगाकर ही पता चलेगा। अगर हमने यहां पर वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया तो आप देख रहे हैं यहां पर करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, डबल हो गई। इसी रिलेशन को वेरीफाई किया जा रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि V और I जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके बीच में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी है। और उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यानी उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट का इस्तेमाल किया है। आगे देख रहे हैं आप, फिर आपने वैल्यू बढ़ा दी, फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी 3 2 यहाँ पर 6 हुई तो यहाँ पर हाफ का डबल 1 हो गया। और फिर यहाँ पर आपने 3 टाइम्स इंक्रीज करा है, 3 इंक्रीज करा है तो यहाँ पर भी हाफ और इंक्रीज हो गया। सेम आप इसी तरीके से देख सकते हैं। मैंने मान लिया कि अगर 3 वोल्टेज की बैटरी लगाने पर उसके अंदर करंट 0.25 एम्पियर आ रहा है और इसका यहाँ पर डबल कर दिया मैंने, 3 से 6 कर दिया तो 0.25 का डबल कितना हो गया, 0.5 एम्पियर हो गया। तो ये एग्जांपल इसीलिए आप लोगों के सामने लिखा गया है कि करंट कहीं ना कहीं वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है। ओम्स लॉ ने V और I के बीच में एक रिलेशन को स्थापित किया कि वोल्टेज के इंक्रीज करने पर करंट की वैल्यू भी हमेशा इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपको एक छोटा सा डायग्राम समझ में आ गया हो। अब जो हमने रिलेशन समझने की कोशिश करी है वो रिलेशंस कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पर और कितने रिलेशंस हम लोग यहाँ पर V, I और R से रिलेटेड समझते हैं और इनका काम ही हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किया जाएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू V/I,
यानी जितने भी वोल्टेज उसके अंदर आ रहे हैं उसका करंट से प्रोपोर्शनलिटी है, यानी करंट से हम उसको डिवाइड कर दें, यानी V और I का जो रेशियो निकलेगा वही उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसी को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि I बराबर हो गया V डिवाइड बाई R। तो अगर आपको I की वैल्यू निकालनी है तो रेजिस्टेंस को लाकर V से डिवाइड कर दीजिए, और अगर R की वैल्यू निकालनी है तो V को डिवाइड कर दीजिए I से। यहाँ पर ये तीनों ही फॉर्मूले आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्राइंगल डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझाया हुआ है कि V की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, I इंटू R। कि अगर V की वैल्यू निकालनी है तो I और R का मल्टीप्लाई करना है। V मतलब वोल्टेज है और आप वोल्टेज को V से लिखते हैं, ठीक है, और I करंट है। I क्या है आपके लिए, करंट है, और करंट को आप एम्पियर से डिनोट करते हैं, ये सब ध्यान रखना है। और R आपके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और रेजिस्टेंस को डिनोट हम लोग ओम से करते हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आती है हमारे पास, ओम्स या ओमेगा, ऐसे करके इसका सिंबल बनाया जाता है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये क्लियर है। तो V, अब यहाँ पर क्या निकालना है आपको, I निकालना है। तो I की वैल्यू निकालने के लिए V को डिवाइड कर दिया जाएगा किससे, R से। तो I बराबर हो गया V अपॉन R, और R की वैल्यू निकालने के लिए V को डिवाइड कर दिया जाता है I से। तो ये फॉर्मूलेज आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। द करंट इज डायरेक्टली, अभी जो बात हमने बोली थी उसी को यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द PD। हमें समझ में आ गया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द PD अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यदि किसी कंडक्टर के दोनों तरफ अगर आपने किसी वायर से एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो उस बैटरी को कनेक्ट करने के बाद उस बैटरी के थ्रू उस कंडक्टर के अंदर जितने भी वोल्टेज आ रहे होंगे, उस वोल्टेज की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो उस वैल्यू के बराबर ही होगा। इसीलिए I और V का एक डायरेक्ट संबंध बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि इफ द PD डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, यदि इस एंड्स पर कंडक्टर पे जो भी PD आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक जो भी PD है, इज डबल द करंट फ्लोइंग थ्रू इट ऑल्सो गेट्स डबल। तो अगर आपने PD की वैल्यू बढ़ा दी, मान लीजिए कि जो आपने बैटरी लगाई थी, मैंने अगर उसको 5 वोल्ट कर दिया, तो इस कंडक्टर के अंदर आने वाले करंट की वैल्यू भी उस PD की वैल्यू के डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स करने पर करंट की वैल्यू भी उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू डबल कब होगी, जब आप वोल्टेज को डबल कर देंगे, और अगर वोल्टेज को आप हाफ कर देंगे तो करंट की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। तो इफ द PD is halved, the current also gets halved। तो PD की वैल्यू अगर हाफ कर दी तो करंट की वैल्यू भी मेरी आधी हो जाएगी। तो ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर हम करंट का रेजिस्टेंस देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर हो गया V अपॉन I। तो I और R के बीच में जो रिलेशन है वो एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप I की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल किया जाता है तो करंट गेट्स हाफ, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी अगर आप एक प्योर कंडक्टर की जगह कोई एलॉयज वगैरह या इंसुलेटर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो उसके अंदर करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसका मतलब हुआ कि उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाली फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में, वो कम होती चली जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कुछ सेकंड्स के अंदर यानी t सेकंड के अंदर, कुछ टाइम के अंदर कम फ्लो करेंगे, तो उसके कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डिक्रीज होता चला जाएगा, तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, और कहता है कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करोगे तो करंट गेट्स डबल, तो करंट की वैल्यू डबल होती चली जाएगी। इसी को आप इनवर्स प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। R का I के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, तो जो करंट की स्ट्रेंथ है, अब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट आ रहा है तो करंट की स्ट्रेंथ को कैसे पता लगाएंगे, तो कहता है गिवन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। तो उस कंडक्टर के अंदर आने वाले करंट की स्ट्रेंथ को 2 चीज़ों से पता लगाया जा सकता है, PD
डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर के एंड पर जो पीडी आ रहा है, यानी जो भी कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर पीडी कितना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके दोनों एंड पर। एक तो आप इसके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं, और दूसरा जिस कंडक्टर के अंदर पीडी आ रहा है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता होना जरूरी है, और उसके अंदर कितना पीडी आ रहा है उसके एंड्स पर, इन दोनों का पता होना जरूरी है। अगर मुझे ये दोनों बातें सब पता चल जाएंगी तो मैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू को निकाल सकता हूं, यानी करंट बराबर निकल जाएगा V/R, कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं और उस वोल्टेज पर उस कंडक्टर के द्वारा कितना रेजिस्टेंस, यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन कितना लग रहा है। अगर ये दोनों वैल्यूज मुझे मालूम होंगी तो मैं उसके अंदर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। आई होप इतना जरूर समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं आगे। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है और इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कहता है द SI unit of the practical unit, the SI unit is the practical unit of resistance is called ohm, और इसे ohm से डिनोट किया जाता है। it represented by the symbol omega. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through it with a potential difference of 1 volt is applied across its ends. इसका मतलब ये हो गया कि अगर R की वैल्यू आपको निकालनी है तो उसके अंदर 1 वोल्ट अगर वोल्टेज आ रहे हैं और 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, क्योंकि 1 ओम 1 वोल्टेज पर एम्पियर, इस तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, या इसी को VA माइनस करके भी लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू 1 ओमेगा के बराबर है। तो ये इसकी SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें आप ओमेगा को मेजर करते हैं। तो चलिए इसके आगे हम मूव करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस में क्या फ़र्क होता है। तो डिफरेंसेस बिटवीन रेजिस्टर्स एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस में मेनली क्या बेसिक डिफरेंस है। ये अमूमन ये कुछ सेम ही होते हैं लेकिन कुछ माइनर सा डिफरेंस भी है, उसको समझते हैं क्या है। A resistor is an object of some conducting material having the resistance of our desired value. रेजिस्टर्स क्या है, रेजिस्टर्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। आपने एक बल्ब ले लिया, ये एक रेजिस्टर्स है, ये एक मटेरियल है, कोई ना कोई भी हो सकता है। आपने कोई कॉपर की वायर ले ली, आपने कोई आयरन की वायर ले ली, ये सब क्या है, एक तरीके के रेजिस्टर्स है। द रेजिस्टर्स इज एन ऑब्जेक्ट एंड रेजिस्टेंस इज इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर बल्ब बोल दिया, कोई ट्यूबलाइट वगैरह बोल दी, ये कोई ऑब्जेक्ट है। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, यानी जो करंट फ्लो करेगा, उस करंट को फ्लो करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है उसको आप रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी रेजिस्टर्स के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, यानी कि करंट फ्लो करता है, तो उसके अपोजिट कुछ फोर्स लगती है, उस फोर्स को ही आप रेजिस्टेंस कह सकते हो। तो वेन एवर जब कभी वी से दैट, हम कहते हैं कि वी हैव ए रेजिस्टर ऑफ 5 ओम, यानी अगर हमने 5 ओम का कोई रेजिस्टर लिया, इट मीन्स यानी अगर मैंने कोई रेजिस्टर लिया, माने ये कॉपर वायर ली और इसका रेजिस्टर जो है वो 5 ओम का है, तो कहता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस रेजिस्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रहा है वो एक्चुअल में 5 ओम का लग रहा है, यानी इस रेजिस्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है, ये इसका मतलब है। तो रेजिस्टर्स को क्या बोलते हो आप, नॉर्मली रेजिस्टर्स एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जो एक मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और जिसकी अपनी कोई डिजायर वैल्यू हो सकती है। वो अलग बात है कि जितने भी गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू को हम लोग नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब आपको जो भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने दिए गए हैं। इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल हमारे ओम्स लॉ से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं हम लोग ओम्स लॉ। तो यानी ओम्स लॉ में हमने जितना भी अभी तक एक डेफिनेशन पढ़ ली और उसके एग्जाम्पल्स को समझ लिया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओम्स लॉ को भी समझाया जा रहा है और उसके न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि पीडी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.5 वोल्ट। यानी इससे साफ आप लोगों को यहाँ पर एक बात क्लियर हो रही है कि जो वोल्टेज है वो 0.1 है। तो जो यहाँ पर वोल्ट है वो आपको 0.1 दे रखे हैं।
और 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यानी जो करंट की वैल्यू है आई है वो कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर की करंट की वैल्यू आ रही है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और उन 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपको ये निकालना है। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, V अपॉन आई। V की वैल्यू हो गई आप लोगों के लिए 0.1 और करंट हो गया 2 एम्पियर, यहाँ से डेसिमल हटा दूंगा तो मेरा नीचे 0 लग जाएगा। तो 1/20, अगर आप 1/20 को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं। पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे फिर भी नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के फिर 0 कैरी कर देंगे, 25 सा ये हो जाएगा आपके लिए 100। तो आपको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 0.05 ओम, ये आपका रेजिस्टेंस है उसके बीच में। तो बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल था, आसान सा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट आपके सामने दिया जा रहा है, हैज ए 24 वोल्ट बैटरी एंड ए रेजिस्टर ऑफ 60 ओम, और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 60 ओम का दे रखा है, और जो वोल्टेज है यानी वोल्ट है वो कितने वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। सबसे पहला काम पूछा गया कि उस सर्किट में कितना करंट आ रहा है, इसका मतलब आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए यानी आपको जो ओम्स लॉ कहता है वो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। ओम्स लॉ कहता है कि आर बराबर होता है V अपॉन आई, और जब आपको आई की वैल्यू निकालनी है तो आप बोल सकते हैं V अपॉन आर। तो वोल्टेज हो गया आपके 24 और रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर 60। तो 24/60 इसको आप सोल्व कर सकते हैं, 6 4 और 6 10। जब मैं इसको लिखूंगा तो करंट की वैल्यू आ जाएगी मेरी 0.4 एम्पियर। ये मेरा करंट हो गया इसके अंदर। अभी ये मेरी करंट की वैल्यू 0.4 एम्पियर आ रहा है, और आपसे ही पूछा हुआ है। और आगे देखो एक लाइन और लिखी थी, द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, और आप पहले ही बता दिया कि इस वायर के अंदर जो भी रेजिस्टेंस है एक्चुअल में उसको आप नेग्लिजिबल समझेंगे। तो नेग्लिजिबल अगर मैंने समझा तो मेरी करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4 एम्पियर की करंट की वैल्यू आ रही है। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या कहा गया है इसको समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन है आपके पास, ड्रोज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर, यानी आयरन के अंदर जो करंट आ रहा है तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 3.4 एम्पियर आयरन के अंदर करंट आ रहा है। दैट 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, और उसके अंदर वोल्टेज की जो लाइन आ रही है वो 220 वोल्टेज उसके अंदर सप्लाई हो रहे हैं। अगर 220 वोल्ट सप्लाई हो रहे हैं तो कह रहा है व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रो, तो इस आयरन में कितना करंट ड्रो हो रहा है। तो करंट अब यहाँ पर 3.4 एम्पियर है, और व्हाट विल दिस करंट ऑफ दिस आयरन, आयरन में कितना करंट आएगा जब कनेक्ट किया जाए उसको 110 वोल्ट पे। समझने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर कितना करंट आ रहा है आपको ये वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये वैल्यू कब निकालनी है, जब उसके अंदर वोल्टेज को 110 वोल्ट बोला जा रहा है। और अभी जो आपके उसके अंदर करंट की वैल्यू है वो 3.4 एम्पियर है, कब, जब उसके अंदर वोल्टेज आ रहे हैं 220 वोल्ट। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसके अंदर 220 वोल्ट की लाइन सप्लाई हो रही है और 3.4 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि जो आयरन है उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा अगर आप उसके अंदर वोल्टेज कितने भी अप्लाई करोगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। तो सबसे पहला काम उस आयरन के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी होगी मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आई। वोल्टेज कितने आ रहे हैं मेरे 220, और मेरे पास आई की वैल्यू कितनी है 3.4। अब इस 220 वोल्ट को आप 3.4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा, और आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा, यहाँ पर भी 2 1 जा 0 0, और 2 से डिवाइड करते ही हो जाएगा 17। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी एक तरीके से 1100 और नीचे 17 ओम। अब ये वैल्यू कितनी होती है मुझे अभी इसको पूरा डिवाइड करके तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझसे तो सिर्फ करंट पूछ रहा है। अगेन अब आप यहाँ पर दोबारा से देखिए, दोबारा से आपसे पूछ रहा है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई वो आ गई 1100 डिवाइड बाई 17 ओम, और इस पर जो वोल्टेज चाहिए वो कितने वोल्टेज लगा रखा है 110 वोल्ट। अब करंट कितना फ्लो करेगा ये आप लोगों को निकालना है। तो जब आप करंट की वैल्यू निकालेंगे तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करेंगे। अब वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई 110,
और डिवाइडेड बाई आपका जो रेजिस्टेंस है वो 100 डिवाइड बाई 17। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 110 मल्टीप्लाई 17 और नीचे 1100। यहाँ से इसको काटने के बाद कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.7 एम्पियर। आगे क्वेश्चन समझ में कैसे करना है। तो इससे आपको ये बात क्लियर हुआ कि ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उस आयरन इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस उस टाइम पे फिक्स हो जाएगा। अब अगर आप उसके अंदर वोल्टेज को कम या ज्यादा भी करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है। तो अगर हम कह सकते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिक आयरन में 110 वोल्ट की सप्लाई करने पर जो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा वो 1.7 एम्पियर होगा। तो यहां तक आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आए होंगे। अभी तक 3 क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं, आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे यहां पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी समझेंगे बड़े ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हम लोग को कैसे सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो बेसिक फंडा है, तरीका है, वो आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। ठीक है, मूव करें आगे। चलिए आगे मूव करते हैं। व्हेन क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, अगर आपको 12 वोल्ट की बैटरी दी जाए, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर्स, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर करंट मिली एम्पियर में बताया गया है। आप जान सकते हैं कि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं और 1 मिली एम्पियर में 1 डिवाइड बाई 1000 एम्पियर होते हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर बराबर 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ये भी लिखा जा सकता है। ये यूनिट है, आप लोगों को ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम लोग यूनिट को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्ट दे रखे हैं आपको, वो दे रखे हैं 12 वोल्ट, और जो करंट की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर। अगर मैं इसको चेंज कर दूं एम्पियर में तो 2.5 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, इसका मतलब हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ये मेरी करंट की वैल्यू आ गई एम्पियर में। तो सबसे पहला काम है कि आपको अगर मिली एम्पियर में दे रखा है तो आप उसको पहले एम्पियर में पता लगा सकते हैं। अब एम्पियर में पता लगाने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स, कि तो उस रेजिस्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब आप यहां समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए V/I करते हैं। V की वैल्यू हो गई 12 और I की वैल्यू हो गई 2.5 इंटू 10 की पावर -3। इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पावर ऊपर जाएगी तो 12 इंटू यहाँ पर 1000 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये 2.5, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगा देंगे, 25 4 ज़ा 100 और ये हो जाएगा 12 4 ज़ा 4800। अब ये क्या आया, ये आया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आया इतने ओमेगा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि हम इसको, ये हमने काय में निकाला, ओम्स में निकाला है। हम 1 किलो ओम भी बोल सकते हैं। 1 किलो ओम का मतलब हो जाता है 1000 ओम। जैसे आप इसको बोलते हैं कि 1 किलोग्राम, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। सेम उसी तरीके से हम हायर यूनिट में भी लिखेंगे। किस में लिख सकते हैं हम लोग, हायर यूनिट में। तो हायर यूनिट में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 4800, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 1000 से, 20 से 20 डिवाइड होने के बाद जो मेरा एक्चुअल में रेजिस्टेंस आएगा 4.8 के ओमेगा। ये मेरा एक्चुअल आंसर है। यानी जो रेजिस्टर आपने लगाया हुआ है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, 4.88। क्लियर हो गया यहां तक का। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे से अभी तक 4 क्वेश्चंस ओम्स लॉ से रिलेटेड आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर और VI ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक है ग्राफ बिटवीन V एंड I। यानी जो आपने रेजिस्टेंस पढ़ा कि वो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है कि किसी भी कंडक्टर में आने वाले वोल्टेज और उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला करंट का एक दूसरे का रेशियोज ही उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताता है। तो ग्राफ बिटवीन, आपको ग्राफ बनाना है PD यानी वोल्टेज का एंड द कॉरस्पॉन्डिंग करंट, और उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले करंट का, इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन। इसी को आप लीनियर ग्राफ भी कहते हैं। इसी को आप क्या बोलेंगे,
लीनियर ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इससे स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बन रहा है? क्योंकि वैल्यू जितनी वोल्टेज की बढ़ेगी उतनी ही वैल्यू करंट की भी इंक्रीज होगी। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ होगा। कैसे ड्रॉ होगा? आपके सामने ड्रॉ भी करके बताया हुआ है कि पीडी इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। अगर मैंने वाई एक्सिस पर वोल्टेज को ड्रॉ कर दिया एंड करंट ऑन द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे करंट को ड्रॉ करा है, देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो ग्राफ की स्लोप जा रहा है, इसी पोजीशन पर आप लोग किसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर आप किसी भी पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट कैसे है? आप यहां पर देखेंगे कि R बराबर V अपॉन I। अगर मैं देखूं कि 0.5 एम्पियर का करंट आ रहा है तो वोल्टेज कितने हैं? 2 वोल्ट है। 2 वोल्टेज पर जो करंट आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। तो मैं यहां पर वैल्यू को रख कर देखता हूं कि 2 और डिवाइड बाई 0.5, यहां से डेसिमल हटा के 0 लगाऊंगा, 5 4 20। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 4 ओम। यानी मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 4 ओम की होगी। सेम उसी तरीके से मैं इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो आप चेक कर सकते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I। यहां पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 4 है, और करंट की वैल्यू कितनी है? 1.0 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू? 4 ओम। तो इस पोजीशन पर भी जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। यानी मैं कह सकता हूं जो मेरा लीनियर ग्राफ है, ये मेरा जो स्लोप है, ये स्लोप किस चीज को दिखा रहा है? रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। और रेजिस्टेंस कैसा है? यहां पर कांस्टेंट है। तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो वो कैसे निकलेगी? कांस्टेंट होगी। तो इस तरीके से आप लोग वी आई ग्राफ को भी समझे होगे, और भी मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करने हैं। इफ पीडी, आगे एक छोटी सी बात और लिखी हुई है, इफ पीडी यानी डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस V इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। यदि मैं यहां पर रिवर्स कर दूं और मैं एक्स एक्सिस पर पीडी को प्लॉट करता हूं एंड करंट I ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर करंट को प्लॉट करता हूं, देन रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो कहता है अगर आपको वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है तो जो भी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे थे, जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मैंने पीछे निकाल कर दिखाई थी, उसको क्या करिए? उसको उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। बस क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाई, यानी रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ, ऐसे करके लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। यानी वी आई ग्राफ का जो भी स्लोप आप रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका रेसिप्रोकल कर दिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। बस ये आपको समझाना था। थोड़ा थोड़ा ये बात समझ में आ गई होगी और थोड़ी थोड़ी नहीं भी आई होगी, लेकिन आपको ये बात जरूर समझ में आ गई कि जब मैं वी आई को किसी भी ग्राफ पर प्लॉट करता हूं तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो वो कैसे निकलेगी? कांस्टेंट निकलेगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। इसी से रिलेटेड आपको यहां पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, उस क्वेश्चन को भी देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वैल्यूज ऑफ करंट आई। यहां पर करंट आई की कुछ वैल्यूज आपके सामने गिवन है, फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर फॉर द कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ पीडी, और यहां पर पीडी की भी कुछ वैल्यूज गिवन है। अब आपको इस तरीके से एग्जाम में टेबल बनाने के लिए टेबल दे रखी होगी। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने और कहा जाएगा कि आप वी और आई का एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए। तो आप ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप किसी भी वैल्यूज को कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहां पर रख दी करंट की वैल्यू, ये हो गया मेरा आई, यानी कि करंट हो गया, और यहां पर जो मेरी वैल्यूज हैं वो मैंने क्या रख दिया? वी की वैल्यूज रख दी। अब आप यहां पर देख सकते हैं करंट कितना है? 0.5। तो आप अपने ग्राफ पेपर पर करंट की वैल्यू को 0.5 रख रहे हैं, और वोल्टेज कितने हैं? 1.6। तो वोल्टेज कितने आ गए? 1.6 लगभग ये आ गए। तो ये आपका पहला बन गया। दूसरे में 1 यानी 1 पर है, और 3.4 ये आपकी वैल्यू आ गई लगभग 3.4। और नहीं हो रहा? तो इस तरीके से आप कोई भी आपको टेबल दी जाए और आपसे बोला जाए कि इसका वी आई ग्राफ बनाकर दिखाइए, तो आप एक्स एक्सिस पे करंट को रख दीजिए, वाई एक्सिस पे वोल्ट को रख दीजिए, और जिस तरीके से आप अपने कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर पे डालते हैं वैसे डाल दीजिए। तो आप क्या फाइंड करेंगे? आप फाइंड करेंगे कि एक स्लोप जाएगा, वो स्लोप हमेशा कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। तो स्लोप यहां पर किस तरीके का शो हो रहा है? स्ट्रेट लाइन शो होगा, और स्ट्रेट लाइन फ्लो स्लोप ही किसको शो कर रहा है? रेजिस्टेंस को शो करेगा।
तो उम्मीद है कि अभी यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ भी समझ में आ गया कि किस तरीके से बनाना है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, मैं वो भी आपके सामने करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट्स कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट, और एक स्टूडेंट के द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, द प्लॉट्स वीआई ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 सैंपल्स ऑफ निक्रोम वायर ले रखी है, ये आपके निक्रोम वायर्स है जिसका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 लिया गया है। आपको रिलेशन बताना है, रिलेशन बताना है कि R1, R2, R3 क्या है। रिलेशन का मतलब है आपको ये बताना है क्या R1 बड़ा है R2 से और R2 बड़ा है R3 से, या इसका रिवर्स, क्या R1 छोटा है R2 से या और छोटा है R3 से। कौन सा रिलेशंस आएंगे, ये कितने टाइप के हो सकते हैं, या कोई 2 बड़े हैं 1 छोटा है, ये आपको रिलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उस स्टूडेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया है निक्रोम वायर के सैंपल्स पर, वो कैसे किया है आप उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। देखिए ये आपके क्या है, ये वोल्ट है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका करंट है। अब आप मान लीजिए कि करंट की वैल्यू को मैंने कांस्टेंट रख लिया, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ करंट है, ये I है, और इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया जो सबके लिए क्या है, कांस्टेंट है, सही है। अब ये जो R1 है, इस R1 पे आप वोल्टेज देखेंगे, मान लीजिए कि इस R1 में जो वोल्टेज आ रहे हैं वो मान लीजिए V1 आ रहे हैं, और जो R2 पे वोल्टेज आ रहे हैं वो V2 आ रहे हैं, और जो R3 पे वोल्टेज आ रहे हैं मान लिया वो V3 आ रहे हैं। तो ये एक तरीके के वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि जो करंट की वैल्यूज है वो कांस्टेंट हो गई। अगर आप रिलेशन देखेंगे तो आपने रिलेशन पढ़ा है कि आपने ये पढ़ा हुआ है कि R बराबर होता है V अपॉन I, V अपॉन I। अगर मैं V के बारे में बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, I इंटू R। यही है हमारा ओम्स लॉ एक्चुअल में, यही इसी को रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसी के अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए वोल्टेज 1, अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो I इंटू R1 होगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप V2 वोल्टेज पर देखिए तो जो रिलेशन बनेगा I इंटू R2 का बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरी हो जाएगी। और अगर आप V3 पर देखेंगे तो I इंटू R3 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो I है वो तीनों ही सिचुएशन में कैसा है, I तो यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि I की वैल्यू ना तो इंक्रीज कर रही है ना ही डिक्रीज कर रही है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो V1 की वैल्यू है ये 0 है, तो सबसे कम V1 की वैल्यू होगी, फिर V2 की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, और जो वोल्टेज नंबर 3 आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पर एक रिलेशन है कि V1 लेस देन होगा V2 से और V2 लेस देन होगा V3 से, यानी V1 की वैल्यू V2 से कम है यानी V2 की ज़्यादा है, और V3 की वैल्यू V2 से ज़्यादा है। तो ये एक रिलेशन आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, इसको आप गौर से देखें। देखो जो सबसे करीब होगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, जो इससे दूर होगा उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, और जो इससे दूर होगा उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटा V1 है, सबसे उससे बड़ा V2 है, और सबसे बड़ा V3 है। अब आप इन दोनों में देखिए, इन दोनों में बड़े ध्यान से देखिए कि V1 छोटा है V2 बड़ा है, तो यहाँ पर जब इक्वल का साइन आपने लगाया हुआ है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है और लेफ्ट हैंड साइड कहती है कि V1 स्मॉल है और V2 लार्ज है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि R1 स्मॉल है और R2 ग्रेटर है, क्योंकि आप इससे देख रहे हो ना, इन दोनों से देख रहे हो, आप इन दोनों को गौर करें। फिर यहाँ पर देखें V1 और V2 जो है वो आपस में इक्वल है R1 और R2 के, तो फिर R1 और R2 में क्या रिलेशन बनेगा कि R1 इज स्मॉलर देन R2 होगा। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर देखें V2 और V3 में कि V2 स्मॉलर है V3 से, आप यहाँ पर चेक करें फिर V2 और V3 में, तो V2 स्मॉलर है V3 से, यानी R2 स्मॉलर है R3 से। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे को ग्राफ दिया हुआ है, यानी स्टूडेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, 3 तरह के रेजिस्टेंस लगाए थे R1, R2, R3, उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसके बीच में रिलेशन ये है कि जो R1 की वैल्यू है वो R2 से कम है और जो R3 की वैल्यू है वो R2 से कम है, यानी R3 सबसे बड़ा है, R1 सबसे छोटा है और R2 की जो वैल्यू आएगी वो मिडिल में आएगी। तो हमारा रिलेशन क्लियर हो गया। आप इस तरीके से बोलती है R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, ये बोलिए या ये बोलिए, दोनों ही वैल्यू यहाँ पर सेम है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को किया गया है, किसकी वैल्यूज ज़्यादा है और किसकी वैल्यूज कम है, यानी रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू सबसे कम है और रेजिस्टेंस R3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा दिखाइए, जैसा कि आपके सामने ये VI और V ग्राफ को प्लॉट किया गया है। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन भी VI ग्राफ से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन करते हैं VI ग्राफ से रिलेटेड, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
फाइंड द रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस निकालना है कंडक्टर में, वी आई ग्राफ इज गिवन बिलो, और आपको वी आई ग्राफ दे रखा है। आप यहाँ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज 3 आ रहे हैं तो उसके अंदर करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, 5 एम्पियर। 6 वोल्टेज पर करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, 10 एम्पियर। और 9 वोल्टेज पर जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो करंट ड्रॉ हो रहा है आपका 15 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है V अपॉन I, और वोल्टेज अगर मान लीजिए 3 है तो करंट कितना है 5, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 ओमेगा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं और भी चेक कर सकते हैं। V अपॉन I, तो वोल्टेज यहाँ पर 6 है और करंट की वैल्यू कितनी है 10 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 ओमेगा इसके अंदर रेजिस्टेंस आएगा। और ये जो स्लोप है ये किसको दिखाता है, हमेशा ये रेजिस्टेंस को दिखाता है। और इस स्लोप पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आज के टॉपिक में आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को ओम्स लॉ और ओम्स लॉ के साथ साथ वी आई ग्राफ, ओम्स लॉ और वी आई ग्राफ, रेजिस्टर्स और रेजिस्टर्स के बीच में डिफरेंस बता दिया, और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप लोगों को करके समझाए कि किस तरीके से आपको ये करने हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।